नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में ये जो जीवन का पूरा चक्र है वो आखिर चलता कैसे है? आज हम इसी कमाल की पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे यहाँ बारिश, जंगल और जानवर सब एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, इस गहरे रहस्य को समझने से पहले ना एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर ये दो शब्द सुनते हैं, मौसम और जलवायु, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इन दोनों में असली फर्क क्या है? चलिए आज ये भी पता कर ही लेते हैं। तो इसका सीधा साधा जवाब ये है, मौसम जो है वो आज की कहानी है। मतलब आज धूप है या बादल छाए हुए हैं या बारिश हो रही है, ये हर दिन हर घंटे बदल सकता है। लेकिन जलवायु वो एक लंबी कहानी है, कई दशकों का, कई सालों का औसत। इसको ऐसे समझिए कि हो सकता है मुंबई में किसी एक दिन ठंड पड़ जाए, पर हम सब जानते हैं कि मुंबई की जलवायु यानी क्लाइमेट वो तो गर्म और नमी वाला ही है। और जब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि एक ही हीरो है जो पूरे शो को चलाता है। एक ऐसा शक्तिशाली इंजन जो यहाँ जीवन की पूरी लय तय करता है, और वो है हमारा शक्तिशाली मॉनसून। क्या ये बात पता है कि मानसून शब्द आया कहाँ से? ये अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन यानी मौसम। ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये वो जीवन देने वाली हवाएं हैं जो समंदर से नमी उठाकर भारत की सूखी धरती को सींचती हैं। सोचिए, भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छा मानसून सिर्फ अच्छी फसल नहीं, बल्कि पूरे साल की खुशी और समृद्धि लेकर आता है। सही में, ये कोई आम वेदर पैटर्न नहीं है, ये तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की धड़कन है। यही धड़कन नदियों में जान डालती है, खेतों को सींचती है और हमारी संस्कृति को एक आकार देती है। ये भारत की आत्मा की लय है, बिल्कुल। तो ये शक्तिशाली इंजन पूरे साल को एक खूबसूरत लय में कैसे बांधता है? ये भारत को तोहफे में देता है 4 बिल्कुल अलग और अनोखे मौसम। देखिए, दिसंबर से फरवरी तक उत्तर भारत में वो ठंडी, आरामदायक सर्दियां होती हैं। फिर मार्च से मई तक सूरज अपना पूरा जोर दिखाता है और वो गर्म लू चलती है। जून आते आते दक्षिण पश्चिम मानसून शानदार एंट्री लेता है और बारिश की फुहारें राहत की सांस लाती हैं। और फिर आखिर में अक्टूबर नवंबर में जब मॉनसून लौट रहा होता है, तो वो शरद ऋतु का सुनहरा मौसम होता है। अच्छा, अब जब हम मौसम के इस पूरे साइकिल को समझ गए हैं, तो चलिए भारत के हरे भरे खजानों की सैर पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये बारिश और तापमान मिलकर कैसे कैसे कमाल के जंगल बनाते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां लगभग हर रोज झमाझम बारिश होती हो। इन्हें सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के पेड़ कभी भी एक साथ अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते। कोई ना कोई पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए ये जंगल साल के 12 महीने हरे ही नजर आते हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब चलिए उन जंगलों की तरफ जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। इन्हें कहते हैं मानसूनी वन। ये वो जंगल हैं जो मानसून की लय के साथ ही जीते और सांस लेते हैं। सदाबहार जंगलों से अलग ये जंगल साल के खास समय पर, मतलब सूखे मौसम में, पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ये उतने घने भी नहीं होते और यहाँ साल, सागौन और नीम जैसे बहुत कीमती पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन भारत में वनस्पतियों की वैरायटी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान के सूखे रेगिस्तानों में कंटीली झाड़ियां हैं, जहां पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी की एक एक बूंद बच सके। फिर ऊंचे हिमालय में पेड़ कोन शेप के, यानी शंकु के आकार के होते हैं, ताकि बर्फ उन पर टिके नहीं, फिसल जाए। और हाँ, उन जादुई मैंग्रोव जंगलों को कैसे भूल सकते हैं, जैसे सुंदरबन में, जो खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। है ना कमार? तो हमने ये शानदार घर तो देख लिए, अब बारी है ये देखने की कि इन अलग अलग तरह के घरों में रहता कौन है। ये जंगल अविश्वसनीय वन्यजीवों का ठिकाना है, और हर जानवर अपने अनोखे घर के हिसाब से ही ढला हुआ है। हमारा राष्ट्रीय पशु शाही बाघ देश के अलग अलग हिस्सों में शान से घूमता है। गुजरात का गिर वन एशियाई शेरों का दुनिया में इकलौता घर है। असम के घने जंगलों में एक सींग वाले गेंडे और हाथियों का राज है। और बर्फीले हिमालय की ऊंचाइयों पर वो मायावी हिम तेंदुआ रहता है।
8,000 किलोमीटर्स। जरा सोचिए, ये कितनी जबरदस्त दूरी है। अंदाजा लगाइए भला, इतनी लंबी यात्रा कौन कर सकता है? यकीन करना मुश्किल है ना? पर ये सच है। लिटिल स्टिंट नाम का एक नन्हा सा पक्षी, जिसका वजन सिर्फ 15 ग्राम होता है, वो हर साल सर्दियों में आर्कटिक से 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा उड़कर भारत पहुंचता है। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि भारत के ये ठिकाने पूरी दुनिया के जीवों के लिए कितने जरूरी हैं। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत और कमाल का है, लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। तो अब बात करते हैं कि इन जंगलों और वन्य जीवों को बचाना हमारे अपने वजूद के लिए इतना जरूरी क्यों है। सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब हमारे भविष्य की चाबी है। आखिर ये जंगल हमारे लिए करते क्या हैं? इसे ऐसे समझिए, ये जंगल हमारी धरती के फेफड़े हैं। ये हमें सांस लेने के लिए वो कीमती ऑक्सीजन देते हैं और खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं, जिससे बाढ़ जैसी तबाही रुकती है। यही हमें लकड़ी, ईंधन और जीवन बचाने वाली दवाइयां देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अनगिनत जंगली जानवरों का घर है। खुशी की बात यह है कि इस कीमती संतुलन को बचाने के लिए उम्मीद अभी बाकी है। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम हमें और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन जीवों को एक सुरक्षित घर देते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी सरकारी कोशिशें हमारी इन शानदार प्रजातियों को बचाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मॉनसून से लेकर उस नन्हे से पक्षी तक, घने जंगलों से लेकर हमारी हर एक सांस तक, ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन नाजुक ताना बाना है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर इस नाजुक चेन की एक भी कड़ी टूट गई तो क्या होगा। सोचिए।